हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज हम आपका स्वागत करना चाहते हैं क्लास 11th के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 6 में। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कर चुके हैं और हमारा अब ये बारी है कि अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने बीते हुए लेक्चर्स में जिन बातों को देखा था उसका एक क्विक रिव्यू कर लेना सही रहेगा। हमने यहाँ पर सेल को डिफाइन किया था, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, सेल किन चीजों से बनता है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके थे हम फिर सेल के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन किए थे, जहां हमें पता चला था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। फिर हमें यह पता चला था कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का एक डिफरेंस हम आपको बता चुके थे, जहां पर हमने एक तरफ प्रोकैरियोट को देखा था और एक तरफ यूकैरियोट को देखा था। दोनों के प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया था, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखना हमारे लिए काफी आसान हो चुका है। हमने यूकैरियोटिक सेल को पिछले लेक्चर में देखा था, उसके एक इंट्रोडक्शन पे, जहां हमने उसके प्रॉपर्टीज को देखा था कि वो प्रोकैरियोटिक से किन मायनों में अलग है, कि वो प्रोकैरियोटिक से थोड़ा बड़ा होता है, उनके न्यूक्लियस मैच्योर होते हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक के मुकाबले जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं करता, वो एक परफेक्ट टाइम लेकर के अपना सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है। इन सब चीजों को हमने ऑलरेडी देख रखा था। अब चूंकि हमें आगे जो देखना था उसमें हमें ये देखना था कि एक यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किस चीजों का बना होता है, हमें उसके ऊपर स्टडी करनी है। हमारे सिलेबस में ये ऑलरेडी मेंशन है। हमें देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो किन चीजों से बना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारे बॉडी में अगर मौजूद है तो उसका क्या फायदा है, अगर वो ना होता तो फिर क्या होता। इन चीजों को हम देखेंगे। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस का डिस्कशन करेंगे, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कशन करेंगे, हम गोल्जी बॉडी के बारे में भी जानेंगे और भी सब स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सब के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नाम सुना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है, जो एनिमल सेल में भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो हमें यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है, एज वेल एज हमने इसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था। इसका यह मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंपलसरी है हर एक सेल में होना, हर एक सेल में इसकी मौजूदगी अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं हम किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 और ये 6 किसका होगा? तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि हम इसे द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है। ओके, तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। फाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फाइन, सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कुछ बात है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसे अच्छे से सुनना और लास्ट तक देखना, ये 100% श्योर है और गारंटी है कि तुम्हें ये जब पूरे वीडियो कंप्लीट हो रहा होगा, ये वीडियो जिस टाइम, उस टाइम तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके होगे। तुम इसे कभी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अगर किसी सेल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि कभी कभी किसी किसी सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो उसका सेल वॉल होता है, लेकिन किसी किसी सेल में, फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल में, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है। फाइन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक तरीके का बाउंड्री है जो सेल के बाहर में होता है, जो सेल को चारों तरफ से कवर करके रखता है। अगर ये उसे चारों तरफ से कवर करके रख रहा है तो जरूर ही दूसरे चीजों की एंट्री इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल में हो पाती होगी, या फिर सेल के
सेल से बाहर किसी चीज को जाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा पाएगा। यानी कह सकते हैं कि हम ये एक आउटर बाउंड्री है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है किसी भी सेल का। सेल को ये कंट्रोल में रखने का काम करता है। अब हम शुरू करते हैं कि भाई इसकी डिस्कवरी से शुरू करते हुए हम इसके प्रॉपर्टीज से होते हुए फिर हम इसके स्ट्रक्चर तक चले जाएंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं। चूंकि सेल बहुत छोटा होता है, हम इसे नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है इसके स्टडी के लिए। और चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डिटेल में देखें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये कहानी है 1950s की। 1950 का जो दशक था, इस दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब विस्तार हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की को और एडवांस बनाया जा रहा था, और उसके बाद जब हमने सेल की स्टडी की, तो उस दौरान हमारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब वो जाने तो उनको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सेल के ऊपर अपनी अपनी स्टडी की। इस दौरान कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, हमारे अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर भी स्टडी करने की कोशिश की। जब उन्होंने ह्यूमन आरबीसी के ऊपर स्टडी किया और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रॉ करने की कोशिश की, तब जाकर के उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिला। इसके बाद शुरू हुई इसकी और डिटेल स्टडी। जब इसके ऊपर और डिटेल स्टडी करने की कोशिश की गई, तब हमें यह पता चला कि हमने जो आरबीसी के ऊपर स्टडी किया था, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, तो हमें यह पता चला कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स का बना हुआ है। लिपिड एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, इसे हम आने वाले चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री नाम के टॉपिक के अंदर। तो सिंपली जान लो कि लिपिड एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है। इसी लिपिड के मिलने से सेल मेम्ब्रेन को तैयार किया जाता है, और वो भी ये लिपिड ऐसे नहीं, ये बाई लेयर फॉर्म में होता है। बाई लेयर कहने का मतलब, बाई मतलब दो लेयर के मिलने से बना है। मतलब दो लेयर अगर लिपिड का मिलेगा तब जाकर के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। जब इसको और डिटेल में हमने देखा तो हमें ये पता चला कि ये जो लिपिड है इसके दो एंड होते हैं, मतलब ये दो पार्ट से मिलके बनता है। एक अगर लिपिड को यहां पर देखा जाए तो लिपिड को एक तरफ लिपिड का हेड होता है, तो एक तरफ लिपिड को टेल होता है। अगर हेड की बात की जाए तो हेड जो है ये पोलर नेचर का होता है ना, पोलर नेचर का, और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का भी होता है, मतलब वाटर से अट्रैक्शन की ओर होता है। एंड द टेल ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब कि इसका वाटर से रिपल्शन हो रहा होता है। मतलब हेड जो है ये वाटर से दोस्ती करना चाहेगा, और वहीं टेल जो है सो वाटर से इसकी दुश्मनी है, ये वाटर से दूर जाने की कोशिश करेगा। ये था एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बेसिक। जब इसके ऊपर और स्टडी किया गया तो पता चलता है कि इसके अंदर ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, इसके अंदर हैपेनॉइड्स मौजूद हैं, इसके अंदर और भी बहुत तरीके के बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फाइन, तो उन सबको एक स्ट्रक्चर के मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसा कि आरबीसी के ऊपर इसका आरबीसी के ऊपर ये रिसर्च हुआ, तब जाकर के हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ह्यूमन आरबीसी को जब हम और डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर लिपिड भी है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो अलग अलग सेल में ये प्रोटीन और ये लिपिड का जो रेशियो है वो डिफर करता है। अगर हम सिर्फ ये ह्यूमन आरबीसी का ही बात करें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 52% प्रोटीन पाया जाता है और इसके अंदर 40% लिपिड पाया जाता है। पहले तो हमें पता चला कि ये लिपिड का बना है, और बाद में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये लिपिड जो है सो प्रोटीन के मुकाबले काफी कम है। किसमें? ह्यूमन आरबीसी में।
फाइन, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो ये प्रोटीन था, किसके अंदर, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो तरीके का होता है। वो कौन कौन दो तरीके का है? अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन भाई दो तरीके का है। एक है इंटीग्रल प्रोटीन एंड दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का एक और नाम है, इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह लेते हैं और पेरिफेरल को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह लेते हैं। अब इससे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इंट्रिंसिक मतलब अंदर, तो ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के अंदर घुसा हुआ होता है उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कह लेते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर में मौजूद होता है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कह लेते हैं। कि स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मान लो सेल है और ये सेल का अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगर प्रोटीन अगर उसके इस पार से इस पार निकल गया तो उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कह लेंगे, या फिर कोई इस तरीके से पार्शियली भी बरीड है इसके अंदर तो भी हम इसे इंटीग्रल कह लेंगे। लेकिन अगर कोई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में इस तरीके से मौजूद होगा तो इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। इसे हम ये भी बुला सकते हैं, मतलब कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली या फुली बरीड होता है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर में, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है इसके आउटर मोस्ट लेयर पे मौजूद होता है। इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर एक साइंटिस्ट के दिए गए सबसे एडवांस्ड मॉडल पर। यह कहानी है 1972 की। हाँ, 1972, 1972। यहां पर दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। इसे कुछ इरेज करना पड़ेगा। फाइन, इरेज करते हुए हम आगे चलते हैं। अगर ये नोट करना है तो इसे नोट करते चलना। फाइन, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, समझ में आएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस दौरान इसे कुछ इरेज करना पड़ेगा। फाइन, हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा ये 1972 की कहानी है। 1972 में दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था सिंगर एंड द सेकेंड वन वाज निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया, और एक स्ट्रक्चर जो तैयार किया वो स्ट्रक्चर आज के डेट में हमारे इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया था ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल है। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि ये लिपिड जो इसके अंदर मौजूद था, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये लिपिड जो होता है ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके का फॉस्फोग्लिसराइड है। फॉस्फोग्लिसराइड कहने का ये मतलब कि फॉस्फो से हमें पता चलता है कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, ग्लिसराइड से पता चलता है कि इसके अंदर ग्लिसरॉल भी होगा, एंड फाइनली इसके अंदर और क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट नहीं, इसे हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन मतलब फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोकार्बन के मिलने से बना हुआ एक लिपिड उसके अंदर मौजूद होता है। जो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया, इसके दौरान उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी इन्वायरमेंट होता है वो फ्लूइड लाइक इन्वायरमेंट होता है, जिस फ्लूइड में प्रोटीन एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में उसे काफी आसानी होती है। तो ये था एक सिंपल सा उनका दिया हुआ थ्योरी, और ये जो उसके प्रोटीन को मूव करने का जो कैपेसिटी है इसे हम फ्लूइडिटी में नापते हैं। तो इतना तुम्हें उम्मीद है समझ में आया होगा। और आगे हम क्या कर लेते हैं, आगे हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक खूबसूरत से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फाइन, इसके पहले हम एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो जैसा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड ले रहे हैं
तो हमारे फूड को क्या करना पड़ेगा, ब्लड में जाता है और फूड, और फिर ब्लड से हमारे बॉडी के दूसरे सेल में उन न्यूट्रिएंट्स की एंट्री हो रही होती है, या फिर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सेल्स में, एंड फाइनली हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स के द्वारा इसे रिसीव किया जाता है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कैसे जाता है, तो भाई इसके पीछे दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन जिम्मेदार हैं। एक पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान किसी भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज करके मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। समझ में आया? जैसा कि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर हम डिफ्यूजन को रख सकते हैं। इसके अंदर हम डिफ्यूजन को रख सकते हैं। डिफ्यूजन के बारे में अगर बताया जाए तो ऑलरेडी जान रहे हो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का मूव करना डिफ्यूजन होता है। अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि कुछ कुछ डिफ्यूजन जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन होते हैं, मतलब डायरेक्ट वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बिना किसी के मदद के वो फ्लो कर जाते हैं। तो इस तरीके के डिफ्यूजन को हम सिंपल डिफ्यूजन बोल लेते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। इस दौरान वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव जरूर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रोटीन के मदद की जरूरत पड़ती है, किसी प्रोटीन से हेल्प लेते हैं और उसके बाद वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। इस तरीके के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन कह लेते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो इसे हम ऑस्मोसिस के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी इस तरीके का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जहां पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर आयंस का और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पाया जाता है। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत होती है किस चीज की, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रख लेते हैं। एंड फाइनली इसका एक एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो हम सोडियम पोटेशियम पंप कह लेंगे, जो एक्शन पोटेंशियल जैसे टॉपिक्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। फाइन, इसको देखते रहो, इसको नोट कर लो। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो स्ट्रक्चर हमें देखना है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता चला कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये बताता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज का बना है, तो वो लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर का बना है। मतलब ये लिपिड जो है ये दो लेयर के मिलने से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। और ये लिपिड कौन सा है, तो ये लिपिड है भाई फॉस्फोग्लिसराइड। मतलब कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, ग्लिसरॉल भी होगा एंड फाइनली हाइड्रोकार्बन्स इसमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि भाई इसका क्या फंडा है। तो हम जब एक लिपिड के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है ये फॉस्फोग्लिसराइड है, जिसके अंदर अमीनो अल्कोहल, फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल ये मिल करके क्या करते हैं, इसके हेड का फॉर्मेशन कराते हैं। एंड फाइनली ये जो दो हाइड्रोकार्बन नीचे लटक रहा होता है ये इसके एक टेल को और ये वाला हाइड्रोकार्बन इसके दूसरे टेल को बनाने में मदद करता है। अब हमें ये देखने को मिला, इसको इन शॉर्ट छोटा करके बनाते हैं तो पता चलता है एक इस तरीके का है एंड फाइनली ये दो है जो क्या है, इसका हाइड्रोकार्बन है। इससे और सिंपल अगर हम बनाते हैं तो हमें इस तरीके से बना सकते हैं और हम इसे और छोटा करके बनाएंगे तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि एक लिपिड को अगर हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक हेड और दो टेल के रूप में। ये इसका हेड हो गया एंड फाइनली ये इसके टेल हो गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये पोलर है एंड फाइनली ये पता है कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। फाइन, इतनी बातें हम ऑलरेडी जान रहे हैं। अब हम इसके आगे क्या कर लेते हैं, एक सुंदर सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फाइन, तो इधर ध्यान से देखना, इतना इन चीजों को नोट कर लो
और इस लिपिड के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ते हैं इसमें हमें याद रखना कि बाई लेयर स्ट्रक्चर बनाना है किसका, इस लिपिड का, जो सिंगर एंड निकोलसन ने हमें दिया है। इसमें हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला, ये एक लिपिड हो गया, ये उसका दूसरा लेयर हो गया, ये एक और उसके साथ एक और लिपिड हो गया, ये उसके साथ एक और लिपिड हो गया। ये बहुत सारे लिपिड के स्ट्रक्चर आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। फाइन, और नीचे की ओर उसका इस तरीके से एक्सटेंशन होता है जहां उसका अनदर हेड उसे देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये भाई क्या है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। अगर हम इसे देखें तो हेड भाई पोलर है और टेल क्या है, तो भाई इसका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक टेल है। हम और आगे की ओर बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या कह लेते हैं, प्रोटीन कह लेते हैं। और प्रोटीन दो तरीके का था, एक इंटीग्रल था और एक पेरिफेरल था। तो इंटीग्रल क्या था, इसके अंदर बरीड था, तो ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा। फिर और लिपिड के लेयर्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जहां पर इसके दो लेयर, यहां पर इस तरीके से उसके टेल हैं, यहां पर जुड़ा हुआ है इसका टेल। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर आएगा। हम इधर इस तरीके से एक और बना लेंगे। यहाँ पर हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे और इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कह लेंगे। ये हो गया हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। फाइन, फिर हम और एक दो लेयर बना लेते हैं और फिर हम एक और लेयर बना लेते हैं। और इन पूरे लेयर को देखें तो हमें पता चलता है कि ये लिपिड का क्या है, लिपिड का बाई लेयर है। इसके बीच में हमें और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें प्रोटीन देखने को मिल ही गया, हमें लिपिड का बाई लेयर देखने को मिल गया, हमें बीच बीच में हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को भी मिल जाता है। हमें यहाँ पर बीच बीच में क्या होगा, तो इस तरीके से अगर हम इसे और देखें तो हमें पता चलता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप भी देखने को मिल जाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ये क्या कराता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। तो यही एक सिंपल स्ट्रक्चर था लिपिड बाइलेयर का, जो किसने दिया था, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यही स्ट्रक्चर है कि ऊपर में पोलर हेड है, ये पोलर हेड है तो ये क्या होता है भाई, ये थोड़ा क्या है, ये हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है। अब बात है कि अगर हाइड्रोफोबिक है मतलब इसका वाटर से रिपल्शन हो रहा होगा। यही कारण है कि हमें अगर ग्लूकोज है, जिस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हम गर्मी के समय में ग्लूकोज पाउडर पीते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हम ग्लूकोज को पानी में घोर करके पी लेते हैं। हम ऐसा नहीं होता है ग्लूकोज के पाउडर को अपने स्किन के ऊपर इस तरीके से रब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन डायरेक्टली उस ग्लूकोज पाउडर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड वाटर में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो कहीं ना कहीं इस ग्लूकोज की और इस वाटर की प्रॉपर्टी आपस में मिल रही होती है। तो चूंकि ये टेल इसका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर से इसका रिपल्शन हो रहा है, तो डायरेक्टली इसका ग्लूकोज से भी रिपल्शन होगा, मतलब ग्लूकोज हमारे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और वहीं हम जैसे कि कोई ऑयल है जो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, उसे हम ऊपर पीते हैं, जैसे सरसों का तेल है जिसे हम अपने स्किन के ऊपर हम लगाते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल है जिसे हम ऊपर लगाते हैं, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। हम कोकोनट ऑयल को पी नहीं लेते हैं अगर हमें उसे स्किन के ऊपर लगाना है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यही प्रिंसिपल है। फाइन, ये एक डायग्राम है जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसे नोट कर लेना। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल को डील करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।